आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं प्रश्न नंबर 14 जिसका नाम है प्रायिकता। तो सबसे पहले इसका अपन बेसिक देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलनी है। अगर अपन ये बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो अपन को जो चैप्टर है उसमें कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो अपन इसका सबसे पहले बेसिक की जो कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है विषम संख्या। देखो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी संख्याएं आती रहें उन्हें अपन विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें दो का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन चाहे तो एक ऐसे मान सकते हैं, इसको दो का पाड़ा भी समझ सकते हैं कि दो का पाड़ा भी वही होता है, सम संख्या भी वही होती है। तो देखो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। तो इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए या एक या उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन फिर भी अपन इसको क्या है, एक को इसमें शामिल नहीं करते। तो इसमें अपन जो पहली जो संख्या होती है वो होती है 2, फिर उसके बाद होती है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, 23, 29 इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। क्या ठीक है। अगली संख्या है अपने पास पूर्ण वर्ग। अब देखो पूर्ण वर्ग में सबसे पहले एक आता है। एक क्या होता है क्योंकि अपन जानते हैं कि एक का स्क्वायर करने पर अपने पास जो संख्या प्राप्त होती है वो एक ही प्राप्त होती है। क्या और अगली संख्या देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी प्रकार से जो भी संख्या है उनका स्क्वायर करते हुए अपन इनके आगे की संख्याएँ निकाल सकते हैं। ठीक है। अगली संख्या अपने पास पूर्ण घन। अब पूर्ण घन क्या होती है? वो संख्या है जैसे कोई भी संख्या है, जैसे एक ही है अपने पास, अगर एक को अपन 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। और अपने अधिकतम 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का ही वो पूछ सकता है। क्या ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आगे तक लिख रखे हैं ताकि आपको ये याद भी रहे। उसके बाद है इसमें एक अंकी संख्या। अब देखो एक अंकी संख्या क्या होती है अपने पास? एक अंकी संख्या वो संख्या होती है जैसे कि 1 से लेके 9 तक की संख्या है। ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो एक अंक की अपने पास संख्याएं होती हैं। क्या ठीक है। अब दो अंक की एक संख्या। अब 2 अंक की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? जो देखो जो 9 है वो केवल एक अंक की संख्या है। अब जो 10 है उसमें 2 अंक अपने आ जाते हैं। क्या तो 2 अंक की संख्या वो होती है जिनमें 2 अंक आते हैं और ये 2 अंक लास्ट की जो संख्या होगी वो कहाँ तक हो जाएगी अपने पास? 99 तक हो जाएगी। क्या ठीक है। क्योंकि इसका जो 100 आता है वो उसमें 3 अंक अपने पास हो जाते हैं। क्या ठीक है। उसके बाद इसमें अगला है अपने पास कि 5 का एक गुणज। अब 5 का एक गुणज बोलो या 5 से विभाज्य बोलो, बात वही पड़ेगी अपने पास। ठीक है। तो इसमें अपन को क्या लिखना है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस प्रकार से अपन संख्या को अपन को आगे बढ़ा देना है। क्या ठीक है। उसके बाद देखो संख्या 4 प्राप्त करना। अपन को पता है कि संख्या जो 4 है वो कितनी ही संख्या हो, संख्या 4 उसमें केवल एक ही बार आ सकती है। तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? भाई संख्या जो 4 है वो कितनी बार आएगी अपने पास? एक बार आएगी। ठीक है। इसके बाद है इसमें कि 2 व 3 का एक गुणज। अब देखो 2 व 3 का एक गुणज का मतलब ये है कि या तो उसमें 2 आए या तो उसमें 3 आए या फिर इन दोनों के पहाड़े उसमें आए। क्या अब जैसे कि अपन 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो अपने पास 2 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अपन 3 का पहाड़ा बोलें तो अपने पास 3 भी प्राप्त हो जाता है। तो अपन को इस प्रकार से इसको लिखना है कि 2 का पहाड़ा भी पूरा आ जाए और 3 का पहाड़ा भी अपने पास में पूरा आ जाए। क्या जैसे कि 2 का पहाड़ा देखते हैं अपन 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ गया 2 का पहाड़ा। इसी प्रकार से देखो 3 का 1 या 3, 2 या 6, 3 या 9, 4 या 12। तो इसी प्रकार से संख्याएँ चलती हुई जाती हैं। क्या ये भी इसमें भी अपने चैप्टर में क्वेश्चन था इस प्रकार से 2 या 3 का एक गुणज, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। अब देखो मैंने लिख रखा है अगला कि 7 से छोटी एक संख्या। अब 7 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सभी संख्याएं जो हैं वो 7 से छोटी संख्याएं। क्या ठीक है। अगला है 8 या 8 से छोटी एक संख्या। अब देखो 8 मतलब कि उसने कहा है कि या तो 8 भी होना चाहिए और 8 से छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला था 8 मतलब कि 8 को भी अपन को शामिल इसमें करना है। क्या अगला है 4 या 4 से बड़ी एक संख्या। कहने का मतलब ये है कि अपन को या तो 4 भी चाहिए और 4 से बड़ी संख्याएं भी चाहिए। ठीक है। तो देखो अपने यहाँ पे 4 भी लिख रखा है, 4, 5, 6 इसी प्रकार से आगे तक बढ़ाते हुए अपन इसको जहाँ तक भी बोले अपन को वहाँ तक उसको लिख देना है। क्या ठीक है। अगला है
6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 से बड़ी मतलब कि 6 के बराबर नहीं बोला और 6 से छोटी भी नहीं बोला, तो हमको बड़ी संख्या लिखनी है। तो 6 के जस्ट बाद क्या आता है अपने पास? 7 आता है। 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से करते हुए अपन को इस संख्या को भी अपन को आगे बढ़ाना है क्या? ठीक है। तो अपने पास ये कुछ संख्याएँ थी जो अपन ने समझ ली अच्छे से, और आपको ये बिल्कुल नोट डाउन भी करते हुए चलना है और इनको अच्छे से याद भी करना है ताकि अपनी जो चैप्टर है उसमें अपन कोई समस्या नहीं आए क्या। अगला आता है अपने पास फांसा। अब फांसा तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि अपने पास जो लूडो होता है उसमें भी कुल अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या। तो अपन जब फांसे को एक बार उछालते हैं क्या, तो उसमें देखो कितने भी उसमें कितने अंक होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इसी प्रकार से जो अपन एक बार उछाल सकते हैं तो उसमें कुछ भी संख्या आ सकती है। अगर कोई भी संख्या आ सकती है तो अपन सभी को मान सकते हैं कि कुल ये सारी संख्या उसमें आ सकती हैं। तो कितनी संख्या आ सकती है अपने पास? उसमें कुल 6 संख्याएँ आ सकती हैं। ठीक है। तो इसका जो एक बार उछालने में जो संभव परिणाम अपन को जो प्राप्त होंगे, कुल परिणाम, वो कितने हो जाएंगे अपने पास? 6 हो जाएंगे क्या। ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है कि अगर अपन एक ही फांसे को 2 बार उछालें या 2 फांसों को एक बार उछालें तो अपने पास जो कुल परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे अपने पास? 36 परिणाम आएंगे क्या। ठीक है। तो इसमें अपने पास कुल कितने परिणाम आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसे कि अपन को पता है कि एक बार में कितने उछालते हैं अपन? 6 आते हैं। ठीक है। तो अपन को अगली बार अगर 2 बार उछालना है तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे क्या। अपन जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और अगर यहाँ पे अपन 6 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 6 के 6 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी संख्या को निकालना भी यहाँ पे बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि अपन ने कोई सिक्का उछाला तो उसमें क्या हो सकता है? पहले बार उछाला तो उसमें 1 भी आ सकता है और दूसरा बार उछाला तो उसमें भी 1 आ सकता है। ठीक है। तो अपन इसी प्रकार से अपने पास जो कुल परिणाम हो वो ये कुल संभव परिणाम है कि उसमें कुल कैसे कैसे परिणाम आ सकते हैं। जैसे कि 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक के कुल परिणाम मैंने लिख दिए हैं। आपको अच्छे से समझ लेने हैं ये और इसको अच्छे से याद भी करना है क्या। अब जैसे उसने बोला कि अंकों का योग जो है 7 आए क्या। ठीक है। अब देखो अंकों का योग जो 7 आएगा वो कहाँ से आएगा? देखो यहाँ पे 1 दे रखा है, 6 और 1। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें अपन तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 6 और 1 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखो 2 और 5 भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। 3 और 4 भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। 4 और 3 भी कितने हो जाएंगे अपने पास? 7 हो जाएंगे। और 5 और 2 भी अपने पास कितने हो जाएंगे? 7। और 6 और 1 भी 1 कितने हो जाएंगे अपने पास? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपने पास कुल कितने परिणाम हो गए? 6 हो गए। ठीक है। तो अपन को ये भी अपन को याद होना चाहिए कि जो अंकों का योग 7 है तो वो किस प्रकार से आता है, या अंकों का योग 8 है तो किसे होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक वो लिख रखा था बिल्कुल बेसिक का एक, कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो अपन को किस प्रकार से उसका आंसर देना है क्या। अगला है अपने पास इसी में कि अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है। अंकों गुणनफल 12 कैसे आ सकता है? जैसे कि 2 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 2 कितने होते हैं? अपने पास 12 हो जाएंगे। या फिर अपन लिख सकते हैं 6 को 2 से गुणा करें तभी प्लस 12 हो जाएंगे। 3 को 4 से गुणा करें तो भी 12 हो जाएंगे। और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो भी 12 हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसा कोई परिणाम बनता नहीं है जिससे कि 12 है। ठीक है। तो अपने पास कुल कितने परिणाम हो गई है? 1, 2, 3 और 4। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके जो परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने पास? 4 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपने पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सिक्का है क्या। अब सिक्का आपने देखा होगा कि सिक्के में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है हेड वाला और एक होता है टेल वाला। ठीक है। तो हेड को अपन क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। और अगर चित्त हिंदी में अपन हिंदी में इसको चित्त बोलते हैं और इंग्लिश में अपन उसको हेड बोलते हैं क्या। इसी प्रकार से टेल को जो टी दे रखा है उसको अपन टेल बोलते हैं और हिंदी में अपन उसको क्या बोलते हैं? पट्टे बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जैसे सिक्के को अपन एक बार उछालेंगे तो मैंने आपसे बोला था कि उसमें चित्त और हेड दोनों आ सकते हैं, चित्त या पट दोनों आ सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कि अपन यहाँ लिख सकते हैं कितना? 2 की घात 1। मतलब कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी अपने पास 2 प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो सकता है एक बार उछालें तो? या तो हेड प्राप्त हो सकता है या तो अपने पास टेल प्राप्त हो सकता है। तो कुल 2 परिणाम हो गए अपने पास। इसी प्रकार से अगर अपन 2 बार उछालेंगे इसे तो कुल कितने प्राप्त हो जाएंगे? अपन को 4 प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन 2 की घात 2 कर देंगे और 2 को जब 2 से गुणा किया जाएगा तो कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने पास? 4 प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी आप इसके परिणाम देखिए, हो सकता है अपने पास HH प्राप्त हो, या फिर हो सकता है HT प्राप्त हो, या फिर हो सकता है TH प्राप्त हो, या फिर अपने पास TT इसमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। अगर इसी को अपन 3 बार उछालें तो अपन क्या कर सकते हैं? 2 की घात 3 कर लेंगे। और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 का घन मैंने आपको बेसिक में बताया था। 2 का घन कितना होता है अपने पास? 8 प्राप्त होता है। तो इसके परिणाम कुल कितने आ जाएंगे अपने पास? 8 आ जाएंगे। और उनको लिखना किस प्रकार से? इस प्रकार से हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड। ठीक है। इसी प्रकार से इसके 4 परिणाम और इसके 4 परिणाम किस हो जाएंगे? टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड
टेल, हेड, टेल, इस प्रकार से इसके जो कुल परिणाम 8 हो जाएंगे वो इसी प्रकार से अपन को इसमें मैंने लिख दिए हैं और आपको अच्छे से समझ लेना है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके पास अगली आती है ताश। अगला देखो ताश। अब ताश में अपने पास कुल जो प्रकार के पत्ते होते हैं वो कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पान, एक होता है ईंट, एक होता है चिड़ी और एक होता है हुकुम। अब इसमें अपन को समझने वाली बात यह है कि जो पान और जो ईंट होते हैं वो दोनों 13-13 पत्ते होते हैं। होने में तो ये चारों 13-13 होते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि दोनों 13-13 पत्ते होते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के पत्ते जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाल होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। इसी प्रकार जो चिड़ी और हुकुम होते हैं उनमें भी 13-13 पत्ते होते हैं और ये भी 26 पत्ते होते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं? ये काले पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 26 लाल होते हैं और 26 अपने पास जो इसमें काले पत्ते होते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपने पास जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम। और ये सभी जो पत्ते होते हैं वो 13-13 होते हैं क्या? ठीक है, इसके बाद इसी में ही एक चीज़ और होती है कि इसमें फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। अब आपको पता होगा कि जो गुलाम होता है उसमें भी अपने पास फ़ोटो दिखता है, जो बेगम होती है उसमें अपने पास फ़ोटो दिखता है और जो बादशाह होता है उसमें अपने पास फ़ोटो दिखता है। आपको ये कह दे कि इक्के में फ़ोटो दिखता है, लेकिन इक्के में कोई उसके जो प्रतिबिंब या उसका जो चित्र होता है वो अपन को थोड़ा ना दिखता है, तो उस चीज़ को अपन नहीं मानते। उसमें अपन केवल तीनों चीज़ों को मानते हैं, गुलाम को, बेगम को और बादशाह को। ठीक है, और इसमें भी क्या होते हैं? इसमें कुल जो 12 पत्ते होते हैं, क्योंकि गुलाम भी 4 होंगे, इन सब के 1-1 होगा। इसी प्रकार से बेगम भी इन सबके 1-1 होगी और बादशाह भी इन सबका 1-1 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि कुल 12 पत्ते होते हैं, जिसमें 6 लाल और 6 उसमें काले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है, तो उसके बाद अगला जो है कि असंभव घटना क्या होती है? तो असंभव घटना वो होती है जिसमें कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, मतलब कि शून्य होती है। ठीक है, और जो प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उनका जो परिणाम होते हैं वो 1 होते हैं क्या? ये दोनों ही प्रश्न सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, कई बार 1 नंबर में, तो आपको ये यहाँ पे ही अच्छे से याद करने हैं क्या? ठीक है, इसके बाद देखो किसी भी चीज़ की नहीं होने की प्रायिकता अपन किस प्रकार से निकालते हैं, उसको अपन निकालने का एक अच्छा सा सूत्र लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि PE बराबर 1 माइनस, जैसे कि अपन को नहीं होने की निकालनी है तो नहीं होने में अपन क्या कर सकते हैं? P डैश कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस PE। तो इससे क्या होगा? अपने पास जो नहीं होने की प्रायिकता है वो अपने पास निकल सकती है। इस चीज़ को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब अपन को PE का मान दे रखा हो और अपन से पूछ लिया जाए कि P होने की प्रायिकता निकालें, तो अपन इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं क्या? और ये भी एक ऐसा है जिसमें पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दोनों सूत्र भी अच्छे से आपको याद होने चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि यदि PE को प्लस कर दिया जाए किसमें? P नहीं में, तो इनका जो योगफल होता है वो कितना होता है अपने पास? 1 होता है क्या? तो आपको ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल आसानी से याद होनी चाहिए और आपको अभी याद करनी है कि भाई इन चीज़ों में कैसे क्या होता है। अगर PE डैश पूछे तो अपन को PE निकालना होता है, मतलब इसका मान दे रखा होता है, और जब इसका मान दे रखा हो तो अपन को पास PE निकल सकता है, और इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है अपने पास? 1 होता है क्या? जो अपने पास लगभग हर सवाल में सूत्र जो लगेगा वो अपने पास सूत्र है ये वाला कि प्रायिकता होने का जो सूत्र होता है वो देखो क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी सूत्र यही है, तो आपको ये यही मेंशन वहाँ पे कर देना है क्या? ठीक है, इसके बाद एक वर्ड्स का एक टॉपिक आता है अपने पास, तो आपको ये भी समझ लेना है। वैसे अगर ये नहीं पूछा जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप पूरा पढ़ के जाएँ ताकि आपको पूरा अच्छे से ये लर्न हो सके। ठीक है, अब अली फर्श क्या होता है? अली फर्श वो होता है जिसमें जो फरवरी होती है वो अपने पास 28 दिनों की होती है क्या? ठीक है, जिसमें फरवरी 28 दिनों की होती है तो उसमें जो दिनों की संख्या होती है कितनी होती है? 365 होती है क्या? ठीक है, ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष वो होता है जिसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है क्या? जैसे कि सन 2020 हो गया, सन 2024 हो गया, सन 2028 हो गया, जिसमें भी 4 का भाग चला जाए उसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है क्या? और जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जाए उसमें वो जो वर्ष होता है वो अलीफ होता है, उसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। ठीक है, सप्ताह में अपन जानते हैं सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सप्ताह में रविवार नहीं होने के बाद दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अपन को रविवार को काउंट नहीं करना
और सप्ताह में अपन जानते हैं 7 दिन होते हैं। अगर उसमें रविवार नहीं होगा तो उसमें जो दिनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से बेसिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अपन एक क्वेश्चन और बुक का एक सवाल करके देखते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या। तो अपनी बुक का जो पहला सवाल है वो देखो किस प्रकार से है। उसमें दे रखा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब अपने सभी लगभग चीज़ें जो हैं बेसिक से ही आई हुई हैं। तो देखो पहला सवाल क्या है इसमें कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की जो प्रायिकता है, मैंने आपको बताया था कि अगर पी ई और पी ई को अगर अपन दोनों को जोड़ दें तो अपने पास कुल क्या परिणाम आता है, उसका जो परिणाम आता है अपने पास क्या आता है, एक परिणाम आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो देखो वहीं से ही क्वेश्चन उठ के आया है कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तो अपने पास जो परिणाम आता है वो क्या आता है, एक आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब पहले का दूसरा देखते हैं अपन। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसका घटित होना निश्चित है। मैंने आपसे कहा था कि जो निश्चित होती है या संभव घटना होती है उनके जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, तो निश्चित घटना होना, संभव घटना होना या घटना का प्रारंभ होना जो जहाँ से शुरू होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, एक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और इसी घटना को निश्चित घटना बोलते हैं, वो भी आपको याद है। इस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब ऐसी घटना जिसका जो घटित ही नहीं हो सकती उसको अपन क्या बोल सकते हैं, असंभव घटना बोल सकते हैं। और इसी घटना का जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, जीरो बोलते हैं। ठीक है, जीरो बोलते हैं। ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहते हैं क्या। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अपने इसको पहले बेसिक में देख रखा है क्या। अगला सवाल है, देखो ये भी वहाँ से उठ के आया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, उनका जो योग होता है वो कितना होता है अपने पास, एक होता है क्या। ठीक है, ये भी अपने बेसिक से आया हुआ है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इस प्रकार से दिखा रखा है कि आप किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी घटना की प्रारंभिक प्रायिकता जो कितनी होती है, जीरो से तो वो क्या कहते हैं, बड़ी होती है, क्योंकि आपको पता है असंभव घटना कितनी होती है, जीरो होती है। तो जीरो से तो बड़ी हो जाएगी या उसके बराबर होती है। भाई असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो हो या जीरो के बराबर हो, बात वही होती है। तथा एक से छोटी, भाई अगर कोई भी चीज़ है वो क्या कहते हैं, जीरो से तो बड़ी होगी और एक से छोटी या उसके बराबर होगी। क्योंकि उनको पता है ना कि पी ई और पी ई को अगर दोनों को जोड़ दें तो उसकी जो घटना होती है वो उनका जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। तो वो जितनी भी प्रायिकताएं हैं वो जीरो से तो बड़ी होती हैं या उसके बराबर होती हैं। उसी प्रकार से या तो वो एक के बराबर होती हैं, एक से छोटी होती हैं क्या। एक से कभी भी कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है प्रायिकता में कि जो उसका मान जो है माइनस में आ जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता के जो आंसर होंगे वो या तो जीरो हो जाएंगे या फिर जीरो से बड़े होंगे या फिर वो एक के बराबर हो जाएंगे या फिर एक से छोटे होंगे क्या। ठीक है, नहीं उसमें 2 आएगा, नहीं उसमें 1.1 आ सकता है, नहीं उसमें माइनस के कोई मान आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। तो इसी प्रकार से अपना ये आखिरी क्वेश्चन था पहले का, वो यहाँ पे अपने पास कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपन जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पूरा करेंगे।